नमस्कार। हमारे YouTube चैनल फेमस स्टोरीज ऑफ द वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं मेवाड़ के एक योद्धा पुरुष के बारे में। देखिए, मेवाड़ योद्धाओं की भूमि रहा है। यहाँ कई शूरवीरों ने जन्म लिया और अपने कर्तव्य का निर्वाह भी किया है। उन्हीं उत्कृष्ट मणियों में से एक मणि हुए हैं महाराणा सांगा या संग्राम सिंह। मेवाड़ के हर राणा की तरह इनका पूरा जीवन भी युद्ध के इर्द गिर्द ही बीता, लेकिन फिर भी इन योद्धा पुरुष की कहानी कुछ अलग है, जिसने एक हाथ, एक आंख और एक पैर ये पूर्णतः क्षतिग्रस्त होने के बावजूद भी अपनी जिंदगी में हार नहीं मानी और अनेक युद्धों को लड़ा था। जरा सोचना पड़ेगा कि कैसा होगा वो शूरवीर योद्धा जिसके शरीर में 80 घाव थे और उसके बावजूद भी आंख, हाथ, पैर भी उसका काम नहीं कर रहा था, लेकिन उसने लड़ने के लिए हर संभव प्रयास किया था। तो उसी योद्धा पुरुष की गाथा लेकर आज आए हैं। यदि हमारे YouTube चैनल का ये प्रयास आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, आगे से आगे शेयर करें। तो चलिए सुनते हैं योद्धा पुरुष की जीवन गाथा, संपूर्ण जीवन गाथा। सांगा मेवाड़ के महाराणा रायमल के पुत्र थे। तो सांगा के राज्याभिषेक की कहानी भी बड़ी अजीब है। देखिए, रायमल के समय मेवाड़ में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक रोज ज्योतिषी है वो दरबार में आते हैं, जिन्हें रायमल के द्वारा अपने पुत्रों की जन्म पत्रियां दिखाई जाती है और ये पूछा जाता है कि राजयोग किसके पक्ष में है। जयमल, पृथ्वीराज और संग्राम सिंह ये मौजूद होते हैं। देखिए, कुंवर पृथ्वीराज है वो रायमल के सबसे बड़े पुत्र थे, दूसरे जयमल थे और संग्राम सिंह की जहाँ तक बात है वो छोटे थे। और जब जन्म पत्री देखकर ज्योतिषीय भविष्यवाणी करते हैं कि राजयोग सांगा के पक्ष में है, वो बलिष्ठ है, तो इस प्रकार से कुंवर पृथ्वीराज, जो अपने आप को बहुत ही महत्वाकांक्षी और बलिष्ठ मानता था, उसने विरोध की भावना से सांगा पर वार कर दिया। लेकिन तभी वह चाचा सारंगदेव पहुंच जाते हैं और बीच बचाव करते हैं, लेकिन सांगा तो बच जाते हैं, लेकिन तलवार की हूल से उनकी एक आंख चली जाती है। हालांकि सारंगदेव उस आंख का इलाज भी कराते हैं, लेकिन उसका कोई फल नहीं मिलता। ना ही तो आंख ठीक होती है और ना ही भाइयों का वैर भाव या विरोध दुरुस्त होता है, वो भी ठीक नहीं होता। लेकिन तब सारंगदेव के द्वारा बताया जाता है कि आप इस प्रकार ज्योतिषी की बात में विश्वास मत करो, आप भीमल गांव की जो चारणी है, देवी की पुजारीन है, उस भीमल गांव की चारणी के पास जाओ, वो सही भविष्यवाणी करती है। तो तीनों वहां पहुंचते हैं, लेकिन जो भीमल गांव की चारणी देवी है भेरी, वो उनको दूसरे दिन आने के लिए कहती है। दूसरे दिन जब वो आते हैं तो एक सिंहासन पर कुंवर पृथ्वीराज बैठ जाते हैं और गद्दी पड़ी होती है, छोटी सी बिछाई हुई दरी सी, उसी पर संग्राम सिंह बैठ जाते हैं और एक कोने की एक तरफ वो जयमल बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब भीमल गांव की वो चारणी आती है, जिसे गांव वाले देवी का रूप मानते थे, वो आती है तो उसे सारंग द्वारा पूछा जाता है कि अब बताइए राजा का योग किसके पक्ष में है। तब चारणी के द्वारा बताया जाता है कि यहाँ जो दरी मैंने बिछाई थी वो भावी राजा के योग के लिए बिछाई थी और उस दरी पर सांगा या संग्राम सिंह बैठे हैं, इसका मतलब राजयोग अब संग्राम सिंह के ही हिस्से में है। ये बात सुनते कुंवर पृथ्वीराज, जयमल और भी ज़्यादा नाराज हो जाते हैं और तीनों भाइयों के अंदर वही संघर्ष हो जाता है। साथ ही साथ इस संघर्ष के अंदर सभी भाई घायल हो जाते हैं, या सूरजमल भी घायल हो जाते हैं, पृथ्वीराज भी घायल हो जाते हैं और घायल सांगा यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। और सांगा जब यहाँ से भागते हैं तो वो सेवंतरी गांव पहुंच जाते हैं और सेवंतरी गांव में वो नारायण मंदिर में रुक जाते हैं। ये नारायण मंदिर वही नारायण मंदिर था जो हमीर के द्वारा बनवाया गया था। उसी नारायण मंदिर में दर्शन के लिए बीदा राठौड़ आते हैं और सांगा को वहां घायल देखते हैं तो उसकी मरहम पट्टी वगैरह करते हैं। और वहीं जयमल है वो संग्राम सिंह का पीछा करते हुए सेना सहित वहां आ जाते हैं और बीदा से कहते हैं कि संग्राम सिंह को हमारे हवाले कर दो। लेकिन बीदा राठौड़ संग्राम सिंह को मारवाड़ की तरफ भगा देते हैं और स्वयं जयमाल और उसकी सेना से संघर्ष करते हैं और ये संघर्ष सेवंतरी की लड़ाई कहलाता है और इसमें बीदा राठौड़ मारे जाते हैं। इस प्रकार वो संग्राम सिंह को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। अब जयमल वहां से
कुंभलनेर चला जाता है क्योंकि उसको कुछ फायदा नहीं होता। उधर जो पृथ्वीराज और सूरजमल घायल हो चुके थे, कुछ दिनों बाद वो ठीक हो जाते हैं। इधर इस प्रकार की सूचना जब मेवाड़ के महाराणा राईमल के पास पहुंचती है तो वो नाराज होते हैं और पुत्रों से कहते हैं, मुझे अब मुंह मत दिखाना, क्योंकि तुमने राज के लिए अपने ही भाई संग्राम सिंह को मार दिया है। यानी राईमल की नजर में यह था कि संग्राम सिंह मारे जा चुके, लेकिन दूसरी तरफ संग्राम सिंह बचने में सफल रहे और एक गडरिये के पास रुक गए और वहां से वो अजमेर की तरफ गए और अजमेर में उस वक्त ठाकुर करमचंद के पास रुके। देखिए, ठाकुर करमचंद है वो उस वक्त एक लुटेरा था और उसके पास संग्राम सिंह रुके और भेष बदल कर रुके, क्योंकि करमचंद के पास उसके पास एक छोटी मोटी सेना भी थी। इस प्रकार करमचंद ने संग्राम सिंह को अजमेर में शरण दे रखी थी। बाद में पृथ्वीराज ने कुंभलगढ़ को ही आधार बनाया और आसपास के इलाके जीतने शुरू कर दिए। देखिए, कथा में दिलचस्प मोड़ ऐसा भी आता है कि टोडा के जो राव सुल्तान थे, उन राव सुल्तान पर अफगानों ने हमला किया और टोडा पर कब्जा कर लिया। राव सुल्तान को वहां से भागना पड़ा और उसके साथ उसकी बेटी ताराबाई भी थी। ये मेवाड़ पहुंचते हैं, राईमल से शरण मांगते हैं। राईमल इनको बदनौर का क्षेत्र दे देते हैं। इस प्रकार ये बदनौर में अपना समय व्यतीत करते हैं। टोडा के राव सुल्तान यहाँ घोषणा करते हैं कि जो मुझे मेरा खोया हुआ राज्य वापस दिला देगा, उसी से मैं अपनी पुत्री ताराबाई का विवाह कर दूंगा। इस प्रकार राईमल के द्वारा दिए गए बदनौर में जब ये रह रहे होते हैं तो बताया जाता है कि वहीं पर राईमल के पुत्र जयमल द्वारा तारा के साथ छेड़छाड़ की जाती है। इसके कारण तारा के पिता राव सुल्तान और जयमाल के बीच संघर्ष होता है। इसमें जयमल मारे जाते हैं और इस प्रकार संगा पृथ्वीराज और जयमल में से एक कांटा दूर हो जाता है। अब पृथ्वीराज है वो क्या करते हैं, टोडा को पुनः अफगानों से जीतते हैं और राव सुल्तान को सौंपते हैं और इसीलिए राव सुल्तान अपनी पुत्री तारा का विवाह कुंवर पृथ्वीराज से कर देते हैं। देखिए, कुंवर पृथ्वीराज है वो इतिहास के अंदर उड़ना राजकुमार के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ है, क्योंकि इसके घोड़े की गति बहुत तेज थी या ये बहुत ही कम समय के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में कामयाब हो जाते थे। इस प्रकार जब पृथ्वीराज राव सुल्तान को उसका क्षेत्र टोडा दिला देते हैं और ताराबाई से विवाह कर लेते हैं। देखिए, बाद में पृथ्वीराज क्या करते हैं कि अजमेर के क्षेत्र में गवर्नर मल्लू खान को मारकर भगा देते हैं और अजमेर के तारागढ़ दुर्ग पर कब्जा कर लेते हैं। देखिए, अजमेर के दुर्ग पर जो कब्जा किया जाता है उसका तारागढ़ नाम अब पृथ्वीराज के ही द्वारा अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर रखा जाता है। देखिए, ये जो अभियान पृथ्वीराज कर रहे हैं उनमें ताराबाई का भी पूरा सहयोग या साथ रहा है, क्योंकि वो भी अच्छी घुड़सवार थी, तलवारबाज थी, संघर्ष करने में अच्छी थी, निपुण थी। बाद में देखिए, ये जो क्षेत्र अजमेर का क्षेत्र है वो जब सांगा शासक बनते हैं तो तारागढ़ का क्षेत्र करमचंद को ही दे देते हैं। कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ तब आता है जब पृथ्वीराज की बहन आनंदबाई पृथ्वीराज को अपने ससुराल बुलाती है। दरअसल कुंवर पृथ्वीराज की बहन आनंदबाई का विवाह वो सिरोही के राव जगमाल के साथ हुआ था, लेकिन उन दोनों के संबंध अच्छे नहीं थे, काफी खराब संबंध थे। इतिहास में कहीं कहीं तो ऐसा भी आता है कि जगमाल अपनी पत्नी आनंदबाई के पैरों को हाथों को अपने चारपाई के पायों के नीचे रखवाता और फिर चारपाई पर सोया करता था। इस प्रकार की आत्माएं देने की जिक्र भी आता है, लेकिन कुल मिला के उन दोनों के संबंध खराब थे। इसलिए आनंदबाई अपने भाई पृथ्वीराज को बुलाती है और जब पृथ्वीराज है वो सिरोही जाते हैं तो वहां उनका सलटेवा हो जाता है, जगमाल से समय याचना हो जाती है और जगमाल समय याचना कर लेता है। तो कहते हैं कि जगमाल के साथ उसकी मुलाकात ठीक रहती है और जब वापसी के लिए पृथ्वीराज चलते हैं तो जगमाल उनको रास्ते के लिए भोजन देते हैं या लड्डू देते हैं। तो कहते हैं कि ये लड्डू जब वो पृथ्वीराज है वो रास्ते में खाते हैं और उसमें जहर मिलाया गया होता है। तो कहते हैं कि जहरीले लड्डू खाकर जो जैसे ही चलते हैं और कुंभलगढ़ के किले में प्रवेश करते हैं वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है, जहां आज भी उनकी कब्र बनी हुई है। इस प्रकार विधि का विधान देखिए, जयमल भी मारा गया और पृथ्वीराज भी मारा गया। अब राईमल को दोनों की मौत का पता चलता है, साथ ही साथ से पता चलता है कि उसका तीसरा पुत्र जो संग्राम सिंह है वो अभी जीवित है, तो वो उसको मेवाड़ बुलाते हैं। करमचंद है वो सांगा को सारी जानकारी देते हैं और उसको मेवाड़ पहुंचाते हैं। कहते हैं कि सांगा के मेवाड़ आते ही कुछ समय बाद ही राईमल की मृत्यु हो जाती है और मेवाड़ की सत्ता सांगा या संग्राम सिंह के हाथ में आ जाती है। इस प्रकार विधि का विधान ऐसा बैठता है कि जो भविष्यवाणियां की गई थी वो भविष्यवाणियां सही साबित होती है और संग्राम सिंह शासक बन जाते हैं और उसके बाद तो भारत का भाग्य या इस मेवाड़ का जो इतिहास है वो अलग ही
दिखाई देता है, क्योंकि एक ऐसे शासक ने यहाँ सत्ता प्राप्त की थी जो इतिहास में सैनिकों का भग्नावशेष, योद्धा पुरुष आदि अनेक नामों से जाना गया है, और जिसने विदेशी सत्ता से लोहा लेने के लिए अपने लोगों का एक बड़ा संघ तैयार किया था। इस प्रकार महाराणा सांगा के शासक बनने की एक कहानी बड़ी ही रोमांचकारी है। लेकिन शासक बनने पर सांगा को जो साम्राज्य प्राप्त हुआ, जो ताज प्राप्त हुआ था, वो ताज कोई फूलों की सेज नहीं था, वो एक कांटों से भरा हुआ ताज था। क्योंकि इस समय मेवाड़ के चारों ओर इर्द गिर्द ऐसे शक्तिशाली शासक थे जिनकी नजरें मेवाड़ पर थी। तो देखते हैं ये शासक कौन कौन थे, कौन कौन से क्षेत्र थे जो मेवाड़ को नोचने के लिए तैयार थे। देखिए, मेवाड़ अपने चारों तरफ जिन क्षेत्रों से घिरा हुआ था, उन पड़ोसी क्षेत्रों की जो सीमाएं हैं वो 3 दिशाओं से मेवाड़ के लिए खतरनाक थी। उन 3 क्षेत्रों में था दिल्ली, मालवा और गुजरात। और जब महाराणा सांगा सत्ता प्राप्त करते हैं तो दिल्ली सल्तनत के शासक सिकंदर लोदी के अधीन थी, लेकिन 1517 में उसकी मृत्यु हो जाती है और तत्पश्चात शासक बनता है इब्राहिम लोदी, जो कि मेवाड़ के राणा सांगा से संघर्ष करता है। इसी प्रकार जब दूसरा क्षेत्र मालवा मेवाड़ से टच कर रहा है तो मालवा भी अपने आप को शक्तिशाली बना चुका है। जब सांगा शासक बनते हैं उस समय मालवा के शासक महमूद शाह बेगड़ा होते हैं, और महमूद शाह बेगड़ा के बारे में इतिहास में यह भी कहा जाता है कि वो खाने के साथ जहर का सेवन किया करता था, इसलिए उसके थूक देने से ही दुश्मनों की मृत्यु हो जाया करती थी। लेकिन 1511 में जब महमूद शाह बेगड़ा की मृत्यु हो जाती है तो वहां उत्तराधिकार के लिए संघर्ष शुरू होता है। इस उत्तराधिकार संघर्ष के अंदर महमूद खिलजी द्वितीय शासक बनने में कामयाब हो जाते हैं, और महमूद खिलजी द्वितीय शासक बनते हैं तो उन्हें चंदेरी के सरदार मेदिनी राय की मदद प्राप्त होती है। इस प्रकार मेदिनी राय की मदद प्राप्त करके महमूद द्वितीय शासक बन जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे इस मालवा के क्षेत्र में महमूद खिलजी के बजाय चंदेरी के सरदार मेदिनी राय के चर्चे ज्यादा होने लगते हैं, और उसका प्रभाव है वो ज्यादा यहाँ नजर आता है। इस प्रभाव से महमूद द्वितीय, इसके प्रमुख सेनानायक और उसके प्रमुख मंत्रीगण भी नाराज होते हैं, और वो इस क्षेत्र से मेदिनी राय का प्रभाव समाप्त करने का प्रयास करते हैं। और इस स्थिति में मेदिनी राय ये कंडीशन भांप जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि वो मालवा का सामना शायद न कर पाए, इसलिए वो सहायता प्राप्त करने के लिए सांगा के पास पहुंचते हैं। सांगा है वो उनकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। इधर जब सांगा महमूद खिलजी के खिलाफ मेदिनी राय की सहायता करने के लिए तैयार हो जाता है तो उसी दौरान मालवा का महमूद खिलजी है चंदेरी पर आक्रमण करता है। तो मेदिनी राय अपने उस क्षेत्र को अपने पुत्र पृथ्वीराज की शरण में छोड़कर जाता है, और मेदिनी राय का पुत्र पृथ्वीराज है वो अपने पिता की बात को कायम रखने के लिए महमूद द्वितीय का सामना करता है, और तब तक सामना करता है जब तक वो मृत्यु को प्राप्त न हो गया। इधर सांगा की सहायता प्राप्त करके मेदिनी राय अपने क्षेत्र की ओर वापस लौटते हैं तो वहां खिलजी है वो कब्जा कर चुका होता है। लेकिन सांगा के साथ जब चंदेरी का सरदार मेदिनी राय वापस लौटता है तो यहाँ उनका खिलजी के साथ गागरोन का संघर्ष होता है। गागरोन के इस संघर्ष में सांगा की विजय होती है और वो महमूद द्वितीय को बंदी बना लेते हैं, और बंदी बनाकर चित्तौड़ ले आते हैं और कहते हैं कि 6 महीने तक वो इसको यहाँ कैद रखते हैं, उसका इलाज करवाते हैं। और महमूद खिलजी का इलाज कराने के बाद 6 महीने बाद उसका ताज, उसकी कमरबंद, पेटी और एक पुत्र उसको जमानत पर रखा जाता है, और तत्पश्चात खिलजी को छोड़ा जाता है। इस प्रकार मेवाड़ और मालवा का संबंध है वो थोड़ा सुधार पर आता है। इतिहास में इस प्रकार के उदाहरण कम ही मिलते हैं कि दुश्मन को इस प्रकार कैद में रखा और इसका इलाज करवा कर छोड़ा गया, लेकिन सांगा तो सांगा एक वीर पुरुष था जिसने ऐसा काम किया। और तीसरा क्षेत्र जो मेवाड़ के लिए संघर्ष कर सकता था वो था गुजरात। देखिए, गुजरात का शासक नासिर शाह था, लेकिन 1511 में उसकी भी मृत्यु हो जाती है और मुजफ्फर शाह गुजरात का शासक बनता है। और सांगा तथा मुजफ्फर शाह के बीच लगातार ईडर पर अधिकार करने के लिए संघर्ष होते रहते हैं, लेकिन प्रत्येक प्रकार के संघर्ष में सांगा की जीत होती है और वो गुजरात को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। इस प्रकार सांगा जब शासक बनते हैं तो उनके लिए जो परिस्थितियां हैं वो कोई आसान नहीं होती, बल्कि एक योद्धा पुरुष अपने आप को साबित कर देता है कि जो परिस्थितियां हैं वो एक वीर पुरुष के आगे कभी भी बड़ी चुनौतियां नहीं बन सकती। और सांगा ने उन सभी चुनौतियों को अपने ऊपर बड़ा नहीं होने दे दिया और एक एक करके सभी पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली। तो इस प्रकार महाराणा सांगा को प्राप्त हुआ ये ताज कोई फूलों का नहीं था बल्कि कांटों की एक सेज था, और इस सेज पर उसने बखूबी अंजाम दिया और अपने आप को साबित भी कर दिया। इसके पश्चात उनके तात्कालिक जो शासक थे उनकी नजरें उस पर थी, उनसे उन्होंने किस प्रकार संघर्ष किए
और एक संघर्षों की गाथा लिखी। उस गाथा ने उसे योद्धा पुरुष के रूप में दर्ज करा दिया। तो आइए अब उन संघर्षों की गाथा को देखते हैं। हमने जाना जब महाराणा सांगा शासक बने थे तब मालवा के साथ उनका संघर्ष चला और सांगा ने अपना प्रभाव दर्शा दिया। इसी प्रकार गुजरात पर भी उन्होंने अपना प्रभुत्व स्थापित दिखा दिया। अब तीसरी सल्तनत थी दिल्ली सल्तनत। जब महाराणा सांगा शासक बनते हैं उस समय दिल्ली सल्तनत के शासक होते हैं सिकंदर लोदी। 1517 ईस्वी के अंदर सिकंदर लोदी की मृत्यु के पश्चात इब्राहिम लोदी दिल्ली के शासक बनते हैं। महाराणा सांगा ने दिल्ली सल्तनत को निर्बल पाकर उसके अधीनस्थ वाले मेवाड़ के निकटवर्ती भागों को अपने राज्य में मिलाना शुरू कर दिया था। इसका विरोध सिकंदर लोदी तो नहीं कर सका था, लेकिन जब दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी बना तो उसने उनका विरोध करना शुरू कर दिया और उसने खातौली का संघर्ष किया। इब्राहिम लोदी ने 1517 ईस्वी के अंदर एक बड़ी सेना के साथ मेवाड़ पर चढ़ाई कर दी और खातौली के मैदान में ये दोनों की सेनाएं आमने सामने हुई और एक गंभीर जबरदस्त मुठभेड़ हुई। इसमें सुल्तान अपने साथियों के साथ पराजित होकर भाग गया था, क्योंकि इसमें महाराणा सांगा का पलड़ा बहुत मजबूत और भारी रहा था। और इसमें महाराणा सांगा है वो इब्राहिम लोदी के एक शहजादे को बंदी बनाने में भी कामयाब रहा था, जिससे कुछ दंड लेकर राणा ने उसे छोड़ने की आज्ञा दी थी। लेकिन खातौली का ये संघर्ष न केवल इब्राहिम लोदी के लिए नुकसान वाला रहा, बल्कि महाराणा सांगा के लिए भी एक बड़ा ही घाव लेकर आया था, क्योंकि इस युद्ध के दौरान महाराणा सांगा का एक हाथ काम करना छोड़ चुका था। इसी प्रकार इसके दौरान ही एक तीर उनके घुटने में लगा था, इसलिए उनका एक पैर भी बेकार हो चुका था। इस प्रकार खातौली के युद्ध ने महाराणा सांगा का एक हाथ और एक घुटना हमेशा के लिए बेकार कर दिया था। तो ये घाव महाराणा सांगा को खातौली का युद्ध देकर गया था। इधर इब्राहिम लोदी महाराणा सांगा के हाथों अपनी पराजय को नहीं भूला था और अपनी हार का बदला लेना चाहता था। इसलिए उसने कुछ ही समय पश्चात 1518 के अंदर ही दूसरा संघर्ष किया और इस संघर्ष में उसने मियाँ मक्खन के नेतृत्व में एक बड़ी सेना भेजी और सांगा के साथ मियाँ मक्खन का ये युद्ध हुआ, बाड़ी धौलपुर का युद्ध। 1518 में हुए इस युद्ध के अंदर भी विजय श्री महाराणा सांगा के हाथ लगी। इस प्रकार सल्तनत की सेना को राजा महाराणा सांगा के द्वारा 2 बार पराजित कर दिया गया था। सल्तनत के इस संघर्ष के पश्चात राणा सांगा अपने प्रभाव को बढ़ा चुके थे और एक शक्तिशाली शासक के रूप में अपने आप को साबित कर चुके थे। इधर विश्व में परिस्थितियां बदल रही थी और बाबर 1504 में काबुल के शासक के रूप में सामने आया। बाबर इस छोटे से काबुल के राज्य से संतुष्ट नहीं था और अपने राज्य को बढ़ाना चाहता था। उसने अपने अभियान जारी रखे और इसी अभियानों के क्रम में वो भारत आ गया था। और भारत पर जब वो आया तो 21 अप्रैल 1526 को उसका सामना हुआ इब्राहिम लोदी से और ये इतिहास में हुआ पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के इस प्रथम युद्ध के अंदर बाबर भारी पड़ा और इब्राहिम लोदी है वो इस युद्ध क्षेत्र के अंदर लड़ता हुआ मारा गया था। बाबर ने पहली बार आकर हिंदुस्तान के इस क्षेत्र के अंदर तोप गोला बारूद का इस्तेमाल किया था, तुलुगमा युद्ध पद्धति का इस्तेमाल किया था और सल्तनत के शासक इब्राहिम लोदी को मरना पड़ा। संभवतः सल्तनत के शासकों में युद्ध क्षेत्र में मरने वाला एकमात्र शासक इब्राहिम लोदी था। इस प्रकार इब्राहिम लोदी के मरने पर भारत पर अब मुगल सत्ता बाबर के रूप में स्थापित हो चुकी थी। पानीपत के प्रथम युद्ध में इस प्रकार बाबर ने भारत में मुगल शासन सत्ता स्थापित कर ली और अब 1527 में उसका सामना होने वाला था महाराणा सांगा से, जो कि अपने आप को एक शक्तिशाली शासक के रूप में प्रस्तुत कर चुके थे। अब सांगा के साथ उसका संघर्ष हुआ, इसके भी कई कारण थे। सबसे पहला कारण तो ये बताया जाता है कि सांगा पर वचन भंग का आरोप बाबर द्वारा लगाया गया था। दरअसल बाबर की एक रचना है तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी में बाबर लिखता है कि महाराणा सांगा ने उसे यानी बाबर को इब्राहिम लोदी से संघर्ष करने के लिए बुलाया था। उसने कहा था कि मैं आगरा की तरफ से आ रहा हूं और आप दिल्ली आइए और इब्राहिम लोदी को मिलकर हराएंगे। इस प्रकार राणा सांगा ने वादा किया था, इब्राहिम लोदी के साथ लड़ने के लिए बाबर को बुलाया था, लेकिन बाबर आ गया, इब्राहिम लोदी को हरा दिया, युद्ध क्षेत्र में लोदी मारा भी गया, लेकिन राणा सांगा नहीं आया। और तो और बाबर ने आगे बढ़कर
आगरा तक भी अधिकार कर लिया था, लेकिन वचन के मुताबिक सांगा बाबर के साथ नहीं आया था। तो ये भी एक कारण बना बाबर के द्वारा सांगा पर आक्रमण करने का। हालांकि राजस्थान के इतिहासकार है या भारतीय इतिहासकार है, वो बाबर की इस बात को नहीं मानते, क्योंकि महाराणा सांगा ने जिस शासक को 2 बार हरा दिया था, उसी शासक को तीसरी बार हराने के लिए उसे विदेशी सत्ता की आवश्यकता या सहायता की जरूरत ही क्यों पड़ी। तो इस प्रकार आधुनिक या भारतीय इतिहासकार बताते हैं कि बाबर का यह आरोप निराधार है। चूंकि बाबर ने ये बात है वो अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी में लिखी है, जो कि चगताई तुर्की में लिखी गई है। और इतिहासकार क्या करते हैं कि वो आत्मकथाओं को गलत नहीं मानते, इसलिए बाबर की बात को ठोस भी मानते हैं। लेकिन फिर भी तुलनात्मक रूप से देखें तो अभी भी इस बात में संशय है, क्या सांगा ने वाकई बाबर को बुलाया था या बाबर ने ये मिथ्या आरोप सांगा पर लगाया था। लेकिन जो भी हो, युद्ध का एक कारण ये भी बताया जाता है। सांगा और बाबर के मध्य संघर्ष के कारणों में दूसरा कारण देखें तो दोनों की महत्वाकांक्षा। देखिए, दोनों ही शासक महत्वाकांक्षी शासक थे और राणा सांगा तो अपने आप को मालवा के साथ संघर्षों में, गुजरात के साथ संघर्षों में और दिल्ली के साथ 2 संघर्षों में अपने आप को शक्तिशाली शासक के रूप में दर्ज कर चुके थे। साथ ही साथ अनेक राजा, राव, सामंत ये उनके दरबार में रहते थे। इस प्रकार सांगा इस समय एक बेहद शक्तिशाली शासक के रूप में उभर चुके थे और वो दिल्ली की सत्ता प्राप्त करने के लायक थे। और इस प्रकार उनकी महत्वाकांक्षा थी कि वो इब्राहिम लोदी को हटाकर दिल्ली की सत्ता प्राप्त करें। और इधर जब बाबर का आना हो गया तो वो इस मंसूबे को जान गया था और इसीलिए दोनों की महत्वाकांक्षाओं के कारण दोनों का टकराव होना लाजमी था। पानीपत के संघर्ष को जीतने के बाद बाबर है वो ये अच्छी तरह से जान चुका था कि इस क्षेत्र के अंदर राजपूत है वो काफी शक्तिशाली और शौर्यवान है। यदि इस क्षेत्र पर उसको सत्ता कायम रखनी है तो राजपूतों को हराना पड़ेगा और इसके लिए उसे राणा सांगा को रास्ते से हटाना पड़ेगा, जो कि राजपूतों का एक सर्वसर्वा और योद्धा शासक के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर चुका है। इस प्रकार इस समय 2 शक्तियां आमने सामने थी। यूं कहें एक म्यान में 2-2 तलवारें थी जो कि नहीं रह सकती थी, इसलिए उसमें संघर्ष होना तो अवश्यंभावी था। बाबर और महाराणा सांगा के बीच यदि युद्ध के कारणों के अंदर तीसरा कारण देखें तो राजपूत अफगान मैत्री को भी देखा जा सकता है। देखिए, इब्राहिम लोदी के रूप में अफगान सत्ता को बाबर ने समाप्त कर दिया, लेकिन अफगान पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुए थे और इसी समय राजपूताने के राजपूत हैं वो निकट ही शक्तिशाली शक्ति के रूप में खड़े थे। तो अफगानों ने इन राजपूतों की शरण ली। हसन का मेवाती जो अफगान नेता था वो महाराणा सांगा की शरण में चला गया। इसी प्रकार इब्राहिम लोदी का एक भाई महमूद लोदी वो भी किसकी शरण में चला गया? राणा सांगा की शरण में चला गया। इस प्रकार अफगान और राजपूतों की मैत्री हो गई जो बाबर के लिए कष्टप्रद हो सकती थी। अगला कारण देखें तो सांगा द्वारा सल्तनत के क्षेत्रों पर अधिकार। देखिए, इब्राहिम लोदी के रूप में सल्तनत समाप्त हो गई और बाबर ने आकर एक नए साम्राज्य मुगल साम्राज्य की नींव रख दी। लेकिन आते ही ये साम्राज्य व्यवस्थित नहीं था और ये एक प्रकार से अव्यवस्थित था। इस अव्यवस्था का लाभ उठाकर महाराणा सांगा ने सल्तनत के आसपास के क्षेत्रों पर हमला करना शुरू कर दिया और सल्तनत के आसपास के क्षेत्रों पर उन्होंने हमला करके खंडार दुर्ग को कब्जे में कर लिया, रणथंबोर के क्षेत्र को कब्जे में कर लिया और अपनी सीमाओं से लगते हुए लगभग 200 से अधिक गांवों को उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया और ये एक प्रकार से बाबर के लिए खुली चुनौती थी। इधर बाबर ने भी अभियान किए और उसने बयाना पर कब्जा किया, ग्वालियर पर भी कब्जा किया और उसका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता आ रहा था। इस प्रकार दोनों तरफ से उनके क्षेत्र हैं वो बढ़ते जा रहे थे और दोनों के अंदर जो बीच में युद्ध है वो लंबे समय तक अब टाला नहीं जा सकता था। बाबर और राणा सांगा दोनों ही युद्ध की तैयारियां शुरू कर देते हैं और सांगा अपने पक्ष को मजबूत बनाने के लिए एक नई परंपरा जो कभी काफी पहले विलुप्त हो चुकी थी उसका सहारा लेते हैं और वो परंपरा थी पाती पेरवन परंपरा।
उस परंपरा को पुनर्जीवित करते हैं। दरअसल राजपूताने के अंदर पाती पेरवन एक ऐसी परंपरा थी जिसके द्वारा विदेशी शक्ति से लोहा लेने के लिए सभी स्वदेशी राजा राव सरदार एक हो जाते हैं और इसी पाती पेरवन परंपरा के तहत राजा रजवाड़ों को रावों को राणा सांगा ने अपनी सहायता के लिए बुलाया। ऐसा कहा जाता है कि महाराणा सांगा के पास पहले से ही 7 राजा, 9 राव और 104 तो सरदार साथ थे, लेकिन जब पाती पेरवन परंपरा का सहारा लिया गया तो ये जमघट और भी बढ़ गया। इस जमघट के अंदर या यूं कहें इस कुनबे के अंदर जैसे कई लोग आगे, हसन खां मेवाती जो कि अफगान था, महमूद लोदी ये भी अफगान था, इसी प्रकार जोधपुरिया मारवाड़ से आ गया मालदेव, वीरमदेव मेड़तिया, सलुम्बर से आगे राव रतन सिंह, इसी प्रकार देवलिया से बाघ सिंह, आमेर से आगे पृथ्वीराज और ईडर से आगे भारमल, बीकानेर से आगे कल्याणमल और चंदेरी के सरदार आगे थे मेदिनी राय और सादड़ी से आगे थे झाला अज्जा। इस प्रकार और भी सामान्य सरदार राव आते चले गए और महाराणा सांगा का पलड़ा धीरे धीरे बढ़ता चला गया और एक बड़ी संख्या में उसके साथ सेना इकट्ठी हो गई थी। पूरी तैयारियों के साथ सांगा की सेना आगे बढ़ती है और ये सेना बयाना की तरफ प्रस्थान करती है। बाबर और राणा सांगा की सेना का पहला आमना सामना बयाना में हो जाता है। बाबर जब बयाना पर कब्जा करता है तो वहाँ मेहंदी खवाजा को नियुक्त कर देता है। इस प्रकार अब बयाना का सिपह सालार मेहंदी खवाजा था, जिसका सामना अब होता है सांगा की सेना से। हालांकि मेहंदी खवाजा की सहायता के लिए मोहम्मद सुल्तान मिर्जा के नेतृत्व में एक सेना और आ जाती है, लेकिन ये दोनों की सेनाएं मिलकर भी राजपूतों का मुकाबला नहीं कर पाती और इस संघर्ष के अंदर जो कि ठीक खानवा के युद्ध से 1 महीने पहले हुआ था, सुल्तान की सेना हार जाती है या यूं कहें मेहंदी खवाजा और सुल्तान मिर्जा हार जाते हैं और राजपूतों की वीरता है वो अब उनके सामने प्रकट हो चुकी थी और सांगा की सेना जीत चुकी थी। अब बाबर की सेना हार के कारण अपना उल्लास खो चुकी थी, वहीं राजपूतों की सेना जीत के कारण एक अलग ही रोमांच में आगे बढ़ रही थी। बयाना के क्षेत्र से हार के बाद शाह मंसूर किस्मती बाबर की तरफ आते हैं और बाबर की तरफ आकर वो वहाँ पर राजपूतों के शौर्य के बारे में उसको जानकारी देते हैं और बताते हैं राजपूत बड़े ही शौर्यवान हैं, शक्तिशाली हैं और उनसे लड़ना कोई आसान काम नहीं है। इस प्रकार की बातें शाह मंसूर बताते हैं। उसी वक्त काबुल से मोहम्मद शरीफ ज्योतिष वहाँ पहुँचते हैं और वो कहते हैं मंगल का तारा पश्चिमी दिशा में है, इसलिए पूर्व दिशा वाले जीतेंगे और इस समय पूर्व की दिशा सांगा के हिस्से में थी, इसलिए यह तय हो गया कि जीत सांगा के हिस्से में ही है। ये बात सैनिकों के अंदर खलबली मचाने वाली थी। इस प्रकार शाह मंसूर और मोहम्मद शरीफ की बातों से मुगल सेना में हताशा छा गई और वो राजपूतों से लड़ने से कतराने लगे। लेकिन इस हताशा को दूर करने के लिए बाबर ने अपने सैनिकों को मोटिवेट करने के लिए प्रयास किया और सैनिकों पर लगा हुआ तमगा नामक कर बाबर ने हटा लिया और शराब न पीने की कसम खाई, शराब के बर्तन तोड़ दिए, अन्य सामान गरीबों में बांट दिया और उनमें लड़ने का भाव जगाने के लिए, अपनी सेना को लड़ने के लिए तैयार करने के लिए उसने ये कहा कि हम युद्ध को जीत सकते हैं यदि ये जिहाद हो। इसलिए उसने जिहाद और धर्म युद्ध का नारा इस युद्ध को दे दिया और उसने अपने सैनिकों से कहा यदि हम मर भी गए तो हमें जन्नत नसीब हो जाएगी और यदि जीते तो हिंदुस्तान की पूरी सल्तनत हमें नसीब होगी। इस प्रकार वो अपने लोगों को मोटिवेट करता है और अब उसकी सेना लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। साथ ही साथ बाबर ने रायसेन के सलहदी तंवर को तैयार कर रखा था कि वो संधि का प्रस्ताव रखे, लेकिन राणा सांगा है वो रायसेन के माध्यम से बाबर जब संधि का प्रस्ताव भेजते हैं उसको इनकार कर देते हैं और वो कहते हैं विदेशी सत्ता को हम यहाँ से बाहर निकाल कर ही दम लेंगे। इस प्रकार इन बातों की परिणति खानवा के युद्ध के रूप में होती है और अब दोनों सेनाएं आमने सामने हो जाती हैं और 15 तारीख के बाद 16 मार्च 1527 को
दोनों सेनाएं एक मैदान में थी और ये मैदान था खानवा का मैदान। श्यामल दास ने अपनी रचना वीर विनोद में खानवा के संपूर्ण युद्ध का इतिहास लिखा है। महाराणा सांगा इस युद्ध के दौरान हाथी पर सवार थे, इसलिए वो बीच में भी थे और सबको दिखाई दे रहे थे, जबकि बाबर रिजर्व सेना को लेकर बाहर खड़ा था और अपनी सेना को निर्देश दे रहा था और साथ ही साथ वो घोड़े पर सवार था। अब युद्ध शुरू था और ये एक ऐसा युद्ध था जिसमें तोपों, तलवारों, गोला बारूद का साथ तलवारों के सामने हो रहा था। यानी राजपूती सेना ने तलवारों भालों के साथ उनकी गोला बारूद वाली सेना का सामना किया था। लेकिन इस युद्ध के अंदर सांगा के सिर पर एक तीर लगता है और इस तीर लगने से सांगा मूर्छित हो जाते हैं। और जब सांगा मूर्छित हो जाते हैं तो सलुम्बर के रावत रतन सिंह को नेतृत्व के लिए कहा जाता है, लेकिन रतन सिंह मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि मेरे वंशज मेवाड़ को छोड़ चुके हैं, इसलिए मैं नेतृत्व नहीं करूंगा, लेकिन जो कोई भी नेतृत्व करेगा उसके साथ हम मरते दम तक रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए सादड़ी के झाला अज्जा को नेतृत्व संभालना पड़ता है और वो सांगा के राज के छत्र और चिन्ह धारण कर लेते हैं और सादड़ी के झाला अज्जा हाथी पर सवार होकर राणा सांगा की जगह नेतृत्व संभाल लेते हैं और वो उन तोप गोला बारूद का सामना तब तक करते हैं जब तक कि वो वीर गति को प्राप्त नहीं हो गई। मूर्छित अवस्था में सांगा को पालकी में बिठाकर बसवा दौसा लाया जाता है, लेकिन जब उनको होश आता है तो वो पुनः युद्ध स्थल पर जाने के लिए तत्पर होते हैं, परंतु उन्हें युद्ध की वास्तु स्थिति का परिचय करवाया जाता है। लेकिन जब वस्तु स्थिति का उसे परिचय हो जाता है तभी वो नहीं मानता और बाबर को बिना पराजित किए चित्तौड़ लौटने से इनकार कर देता है और ये कहता है कि जब तक बाबर को वो मेवाड़ से बाहर नहीं निकाल देगा तब तक वो सिर पर पगड़ी भी नहीं बांधेगा और केवल एक चीरा लपेटकर सांगा रहने लगते हैं और वहीं दूसरे युद्ध की तैयारी में वो लग जाते हैं और अपने साथियों को इकट्ठा करने लगते हैं। उन्होंने फिर से चारों ओर अपने सामंतों को रणस्थल में उपस्थित होने के लिए पत्र लिखने शुरू कर दिए और स्वयं भी इरित के मैदान में आकर डट गया और बाबर से टक्कर लेने के लिए आ डटा। लेकिन उसके साथियों ने देखा कि अगर इस बार ये संघर्ष हुआ और पराजय हुई तो मेवाड़ हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो उन्होंने मेवाड़ को सर्वनाश से बचाने का एक उपाय सोचा और उन्होंने महाराणा सांगा को विष दे दिया। इस विष के कारण 30 जनवरी 1528 को महाराणा सांगा की मृत्यु हो गई। अब उनका शव कालपी से मांडलगढ़ लाया गया, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया और वहां पर उनकी समाधि आज भी बनी हुई है, जो उस महान योद्धा को स्मरण करवा रही है और इस योद्धा पुरुष के द्वारा किए गए कार्यों को भावी पीढ़ी को भी प्रेरित कर रही है। लेकिन खानवा के युद्ध की हार ने पूरे भारत के भाग्य को ही बदल दिया, क्योंकि खानवा के युद्ध के कारण अब मुगल सत्ता पूरी तरीके से भारत में स्थापित हो चुकी थी और मुगल जो अब 1526 में आए थे और 27 के इस युद्ध के कारण अपने आप को स्थायी पा रहे थे और ऐसी मुगल सत्ता स्थापित हुई जिसने बाद में 1857 की क्रांति तक मुगलों का डंका भारत में बजाय रखा और पूरी तरीके से भारत की राजनीति को, हालात को, दशा को परिवर्तित कर दिया। यदि महाराणा सांगा है वो यहाँ नहीं हारते तो शायद इतिहास कुछ और होता। लेकिन महाराणा सांगा की सेना में जिस प्रकार अलग अलग तरह के लोग थे, उनको एक सूत्र में बांध के अनुशासित रूप से लड़ना एक बड़ा ही क्लिष्ट कार्य था, जबकि बाबर की सेना एक व्यवस्थित तरीके से लड़ रही थी और साथ ही साथ तोप गोला बारूद का भी इस्तेमाल हुआ था। इसलिए बाबर है वो जीतने में कामयाब रहा। लेकिन योद्धा पुरुष भी अपने शौर्य के द्वारा अपने पौरुषत्व को, अपनी वीरता को साबित करने में कामयाब रहा और ये उसका वीरत्व, उस योद्धा पुरुष की यही बातें जन जन को प्रेरित करती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।